अपोज करे तो उसमें इनर्शिया देगा। मतलब ये एक ऐसी क्या है, उसकी टेंडेंसी है, प्रॉपर्टी है उसकी कि वो जिस भी कंडीशन में है या जिस भी स्टेट में है वो उसी स्टेट में रहना चाहता है, और उससे अलग कोई भी स्टेट में उसको हम ले जाने की कोशिश करते हैं तो उसका क्या करता है, अपोज करता है। ये टेंडेंसी क्या कहलाती है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, जड़त्व। जड़ मतलब क्या है, हट करके बैठा हुआ है, नहीं मुझे चलना ही नहीं, मैं रुका हुआ हूँ तो मैं रुका रहूंगा और मैं चलता रहूंगा तो चलता ही रहूंगा जब तक कि एक्सटर्नल कोई चीज आकर के ना अप्लाई हो जाए। और मैं तो ये होता है हमारा इनर्शिया। अब इनर्शिया से हमारा जो न्यूटन ने पहला नियम निकाला, क्या, न्यूटन फर्स्ट लॉ। न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या था, लॉ ऑफ इनर्शिया। उसमें क्या उन्होंने बोला कि कोई ऑब्जेक्ट अगर चल रही है तो चलती रहेगी, अगर कोई ऑब्जेक्ट रुकी हुई है तो वो रुकी ही रहेगी जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स आ करके उस पर अप्लाई ना हो। समझ में आया कि नहीं? यानी कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट चल रहा है तो वो चलने की कोशिश कर रहा है, यानी अगर साइकिल हम चला दें तो वो चलता ही रहेगा जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स आकर के अप्लाई ना हो। ये मतलब साइकिल पे अगर ब्रेक न लगाएं तो क्या साइकिल चलती रहेगी? तो फिर ऐसा क्यों बोला गया कि साइकिल अगर चल रही है तो चलती रहेगी? हमारे क्या है, साइकिल के पहिया और जो रोड है, रोड के बीच में क्या लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स पढ़ाया ना तुम लोग को, क्या होता है फ्रिक्शन फोर्स? क्या होता है फ्रिक्शन फोर्स? किसी फोर्स के अपोजिट में लगने वाला फोर्स। जब कोई दो सरफेस, रफ सरफेसेस आपस में कांटेक्ट में आते हैं तो और अगर बॉडी ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है या फिर वो टेंड्स टू मोशन में है, तो उस ऑब्जेक्ट के जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है, मूव करने की कोशिश कर रहा है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या लग रहा है हमारा एक फोर्स। उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन फोर्स। यानी कि वहां पे फ्रिक्शन फोर्स क्या कर रहा है, अप्लाई। वहां पे फ्रिक्शन फोर्स, यानी फ्रिक्शन फोर्स वो एक्सटर्नल फोर्स है जिसके कारण हमारी गाड़ी धीरे धीरे क्या हो जाती है, रुक जाती है। अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं होता तो वो ऑब्जेक्ट चल रही होती तो चलती ही रहती, रुकती नहीं। ये टेबल है, ये टेबल रुका ही रहेगा जब तक हम इसके बाहर से फोर्स ला करके ना लगा। समझ में आएगी नहीं? तो ये हमारा क्या है, पक्का। और न्यूटन ने अपना फर्स्ट लॉ में क्या दिया, लॉ ऑफ इनर्शिया। इसका सेकंड लॉ क्या था, न्यूटन सेकंड लॉ क्या था, पढ़ाया था ना, बताओ न्यूटन सेकंड लॉ, फटाफट जल्दी से बताओ। न्यूटन सेकंड लॉ हमने क्या बोला था, जो कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट पे अगर हमें कांस्टेंट फोर्स, क्या कांस्टेंट फोर्स इस पे F अप्लाई कर रहे हैं हम, और ये ऑब्जेक्ट का क्या है, मास है, ठीक है, और यहाँ से ये कुछ इनिशियल वेलोसिटी से चल रही है, इस पे वो फोर्स कांस्टेंट फोर्स अप्लाइड है हमारा पहले से ही, और यहाँ पे क्या है उसका फाइनल वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी बढ़ के कुछ v हो गई है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी उसकी u थी, मास इसका क्या था, m था, और मास तो अभी भी बेटा इसका क्या है, m है, लेकिन इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई है, v हो गई है। तो इसमें जो चेंज इन वेलोसिटी आई है, वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, डेल्टा v। क्या चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है हमारा, डेल्टा v। डेल्टा v को हम क्या बोलेंगे, तो ये क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल v, क्या है मेरा फाइनल वेलोसिटी, u क्या है मेरा इनिशियल वेलोसिटी। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, v माइनस u कर सकते हैं, यानी डेल्टा v इज इक्वल टू v माइनस u कर सकते हैं ना। अगर हम कहें कि इसके अंदर हमारा क्या है, इनिशियल मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है, क्या होता है बेटा, कहाँ, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू
मोमेंटम। कोई ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर मास है और ये क्या कर रहा है, चल रहा है, तो इसके अंदर कुछ वेलोसिटी है, और अगर मास और वेलोसिटी है तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है, मोमेंटम है, कैरी करके जा रहा है। हम लोग क्या बोलेंगे, दिस ऑब्जेक्ट हैज अ मोमेंटम। अगर ये ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो क्या इसके अंदर मोमेंटम है, नहीं है। समझ में आया कि नहीं, पक्का। तो यहाँ पे लेकिन ये चल रहा है तो यहाँ पे इसका मोमेंटम को हम लोग निकालते हैं स्मॉल पी से, ठीक है। ये इनिशियल पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन में कारण हम लोग इनिशियल मोमेंटम बोलते हैं। यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, एम यू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, होगा। यहाँ पे हमारा क्या होगा, फाइनल मोमेंटम। पी फाइनल क्या हो जाएगा मेरा, वी क्या हो जाएगा, एम इंटू वी। अगर हम यहाँ से कहें चेंज इन मोमेंटम बताओ तो क्या करोगे, चेंज इन मोमेंटम क्या है, डेल्टा पी से। ये हम लोग क्या कहेंगे, फाइनल मोमेंटम माइनस तो यहाँ से हम क्या करते हैं, पी फाइनल माइनस इनिशियल डेल्टा पी, और डेल्टा पी इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, एम वी माइनस, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, एम वी माइनस एम यू। और यहाँ से एम हमने कॉमन निकाल लिया तो यहाँ क्या हो गया, एम वी माइनस यू, ठीक है। और ये अगर मोमेंटम चेंज होने में कुछ टाइम टी लगा है, क्या हुआ है, टाइम हमारा कितना है, टी है। क्या होने में, इस मोमेंटम से इस मोमेंटम को गेन करने में हमारा टाइम कितना लगा है, टी लगा है। अगर टी लगा है तो हम क्या कह सकते हैं कि 1 सेकंड में हमारा मोमेंटम चेंज होने का क्या आएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। 1 सेकंड में मेरा मोमेंटम कितना चेंज हुआ। अगर हम कहें कि अभी मोमेंटम मेरा 10 है और 5 सेकंड के बाद मेरा मोमेंटम कितना हो गया, 50। कितना है अभी, 10, पहले कितना था, 10, 5 सेकंड के बाद हो गया है वो 50। तो मेरा चेंज इन मोमेंटम पहले कितना हुआ, 50 माइनस 10 40, और उसके बाद फिर क्या हो गया, 5 सेकंड में हुआ है तो 1 सेकंड में क्या हो जाएगा, 5 से डिवाइड कर देंगे तो 40/5 कितना हो जाएगा, कितना, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कितना हो गया मेरा, क्लियर है, पक्का। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम समझना है, यानी कि अगर हम कहें कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बताओ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बताओ, तो ये क्या हो गया, डेल्टा पी बाई टी, ठीक है। और डेल्टा पी क्या है मेरा, वी माइनस यू बाई एम वी माइनस यू बाई टी। और यहाँ से हमें पता है कि चेंज इन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन। मतलब ये अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है तो v माइनस u बाई t होता है, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सेलरेशन, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे मेरा क्या है, v माइनस u बाई t है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, f इज इक्वल टू m इनटू a। समझ आया कि नहीं। तो ये हमारा क्या है, डेल्टा p बाई t या m v माइनस u बाई t या फिर m इनटू a। ये हमारा क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। समझ आया कि नहीं। और हम क्या कह रहे हैं कि अब ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आया है, ये जो फोर्स अप्लाइड है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्या होगा, यानी कि अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बढ़ेगा तो हमारा फोर्स बढ़ेगा, अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कम होगा तो फोर्स मेरा कम होगा। समझ में आया कि नहीं। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हमारा क्या होगा, अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बढ़ेगा तो फोर्स अप्लाइड फोर्स इस ऑब्जेक्ट पे क्या करेगा, इंक्रीज होगा, और अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कम होगा तो ये फोर्स भी बेटा मेरा क्या होगा, कम होगा। समझ में आया। तो न्यूटन ने यही बोला कि जो रेट ऑफ, अगर किसी ऑब्जेक्ट पे हम क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट फोर्स हम क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, तो इसके अंदर जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। समझ में आया कि नहीं। ये है न्यूटन का सेकंड लॉ। समझ में। और जब हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं तो यहाँ से वो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P बाई टी, ऐसे बोलेंगे हम लोग।
या फिर हम लोग क्या बोलेंगे, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m v माइनस u बाई t बोलेंगे हम लोग, या फिर F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m में बोलेंगे। जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट सब में हटाते हैं हम लोग, सब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो F इज इक्वल टू k डेल्टा p बाई t आ जाएगा। F इज इक्वल टू m v माइनस u बाई t क्या है k, और F इज इक्वल टू k m इंटू a हो जाएगा, ठीक है। और अगर हमारा k की वैल्यू क्या हो जाए, अगर ये कांस्टेंट कितना हो जाए मेरा 1 हो जाए, तो उस कंडीशन के लिए हमारा क्या होता है, F इज इक्वल टू डेल्टा p बाई t, या फिर F इज इक्वल टू m v माइनस u बाई t, या फिर F इज इक्वल टू m इंटू, ठीक है ना। यही हमारा क्या है, न्यूटन सेकंड लॉ। समझ में आया कि नहीं है? सबका कोई दिक्कत? फॉर्मूले हैं, इसी से क्वेश्चंस लगेंगे। समझ में आया कि नहीं? अब इसमें क्वेश्चन जब हम लोग लगाते हैं तो क्वेश्चन लगाने के लिए यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो यूनिट्स आप लोग को याद है ना, मास का यूनिट क्या होता है, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फोर्स का यूनिट तब क्या होता है, न्यूटन या केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 न्यूटन। अगर यहाँ पे मास ग्राम में हो, एक्सेलरेशन सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में हो, तो फोर्स किसमें आएगा, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में, और ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर हो क्या बोलते हैं हम लोग, डाइन, ठीक है, पक्का। इसी तरीके से यहाँ पे अगर हम बोले कि मोमेंटम का यूनिट बताओ, ये जो आपने मोमेंटम निकाला, इस मोमेंटम का यूनिट क्या होगा, मास का यूनिट केजी और वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड। केजी मीटर पर सेकंड क्या हो जाएगा, ये केजी मीटर पर सेकंड, इसकी यूनिट केजी मीटर पर सेकंड। फोर्स की यूनिट न्यूटन है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, या फिर डाइन है, या ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अगर हमको जो है केजीएफ या फिर जीएफ के फॉर्म में लिखना है तो केजीएफ और जीएफ के फॉर्म में भी लिखना है, ठीक है। क्लियर इतना चीज, पक्का, कोई डाउट तो नहीं है, लिखना है किसी को?